हेलो एवरीवन। तो ये हमारा लेक्चर है 24। आज हम बात करने जा रहे हैं एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर क्या है? एरिया को हम सब जानते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है, बट जब एरिया बहुत स्मॉल रहेगा तो उसके डायरेक्शन को भी हमको रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उस समय हम एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो जिस वेक्टर से एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है? तो सपोज दैट कि एक हमारा ये सरफेस एरिया है, ठीक है ना, क्लोज सरफेस है ना, क्लोज सरफेस है एस, है ना। एरिया को ए से लिखते हैं सर, एस से भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टॉपिक जो पढ़ेंगे वो एरिया वेक्टर के बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। तो वहां पे हमको एरिया वेक्टर का बहुत यूज आएगा। मान लो ये टोटल सरफेस, ये कौन सा सरफेस है? एस है। ये कॉर्नर का एस नहीं नाम दी है, टोटल ये सरफेस जो है ना वो क्लोज सरफेस कौन सा है? एस। तो ये मान के चलो बहुत ज्यादा सरफेस एरिया है। तो इस सरफेस एरिया का एक छोटा सा एलिमेंट हम लेंगे, छोटा सा एलिमेंट। तो जब टोटल है एस तो ये छोटा सा एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे सर? डीएस बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे हम इसको? डीएस। डीएस स्टैंड फॉर वेरी स्मॉल, ठीक है ना। अब ये बहुत स्मॉल सरफेस एरिया जो है वो हमारा, इसका कुछ डायरेक्शन भी हम लोग देंगे, ठीक है ना। इसके हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और ये स्मॉल सरफेस एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। स्मॉल लेंथ स्मॉल एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, इसका कुछ हम लोग डायरेक्शन भी देते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसका ये क्या है? इस एरिया, ये क्या है? वैल्यू ऑफ एरिया। ये डीएस जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, एरिया है, एरिया नहीं है। इवन कि ये सरफेस एरिया का एक बहुत छोटा सा क्या है? एलिमेंट है। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट? एरिया एलिमेंट। तो एरिया एलिमेंट बहुत छोटा होता है। तो एरिया एलिमेंट डीएस, एरिया एलिमेंट मतलब ये टोटल सरफेस एरिया का एक बहुत ही छोटा एलिमेंट को बोलते हैं एरिया एलिमेंट, ठीक है। अब इसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो वेक्टर होता है ना वो ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस होता है, आउटवर्ड। सपोज दैट कि ये हमारा, मान के चलो कि सपोज दैट ये एक सरफेस एरिया है, ठीक है ना। ये क्या है? सरफेस एरिया। इस तरह से है सरफेस एरिया का एक बहुत छोटा सा एलिमेंट मान लो यहाँ पे हम रख दिए, दिख रहा है सबको, देखो ये वाला, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया एलिमेंट। अब इसको हम लोग डायरेक्शन देंगे, वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। इसका डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस। याद रखना क्या होता है ये वेक्टर से दे रहे हैं। वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं? एरो, स्ट्रेट लाइन विथ एरो साइन। समझ में आ रहा है? तो इसको इसे देंगे तो ये क्या है? आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड, है ना। तो ये क्या है? आउटवर्ड और ऑलवेज नॉर्मल टू द क्या है? सरफेस। सपोज दैट एरिया ऐसे रहेगा तो मान के चलो यहाँ ये एरिया है तो छोटा सा एलिमेंट कागज का है, एरिया एलिमेंट हमारा तो गिर जाएगा इसे करके। सपोज दैट हम इस तरह का इसको क्या कर लिए, हम इसे पकड़ लिए, ठीक है ना। ये ऐसे है, ठीक है ना। ये सरफेस है और ये एलिमेंट है छोटा सा। तो इसका क्या होगा? एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करेंगे तो इधर आउटवर्ड, ऑलवेज ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ये सरफेस सीधा है तो ये सीधा ऐसे झंडा खड़ा रहेगा ऐसे। समझ में आ रहा है ना? सरफेस को ऐसे अगर दिया हम, ये देखो सीधा झंडा खड़ा है। समझ में आ रहा है? सीधा झंडा खड़ा है। सरफेस को अगर दिया हम ऐसे कर देंगे तो ये झंडा ऊपर हो जाएगा। सरफेस को अगर दिया हम ऐसे कर देंगे तो ये झंडा नीचे हो जाएगा, एरिया फैक्टर। तो एरिया फैक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड ऑलवेज क्या चीज? आउटवर्ड। इधर का इधर, इधर का इधर, इधर का इधर। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सब? तो ये बात है। तो ये क्या है हमारा? अब इसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे करके। तो ये क्या हो गया? वेक्टर। तो इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये हो गया डीएस। डीएस को क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर। दिस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस एंड ऑलवेज क्या होगा? आउटवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो इसमें ये जो वेक्टर है ना, जो एरो है सो डायरेक्शन दे रहा है। बाकी ये जो डीएस इसमें जो बच गया ये वाला, ये क्या कहलाया? मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया और डायरेक्शन देने के लिए हम लोग सब जानते हैं यूनिट वेक्टर एन कैप से लिख सकते हैं इसे करके। तो इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? एरिया वेक्टर में ये हो गया एरिया, और वेक्टर का मतलब इसमें यूनिट वेक्टर देना पड़ेगा तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा इस तरह से। तो यहां से हम लोग क्या जानेंगे कि डीएस जो है ना इसको हम लोग एरिया एलिमेंट डीएस बोलेंगे, लेकिन ये एरो का जो साइन दे दिए हम तो ये हो गया एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। समझ में आ रहा है ना? डीएस बराबर क्या लिखेंगे? तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड, ये डीएस केवल हो गया मैग्नीट्यूड और यहाँ पे यूनिट वेक्टर दिए तो एन कैप।
ये क्या है जरा बोलो तो एरिया वेक्टर। कौन सा वेक्टर जरा बोलो तो बॉस, एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द क्या चीज, सरफेस। एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। आउटवर्ड की इनवर्ड है सर, तो आउटवर्ड है, क्या है, आउटवर्ड। याद रखना हमेशा आउटवर्ड होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है और क्या होता है, आउटवर्ड होता है ना। एरिया स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर, तो यहाँ पे हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, तो डायरेक्शन भी होगा उसका, समझ में आ रहा है ना। मान के चलो कि कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एरिया वेक्टर को डीएस से ही लिखेंगे, सो हो सकता है कभी एस से भी लिख सकते हैं। क्या एस से लिखेंगे ना तो समझ जाएंगे कि एस ही बहुत छोटा है, ये एस बहुत बड़ा था इसलिए इसका हम छोटा सा कंसीडर किए। अब मान के चलो यही बहुत छोटा, एस को ही बोल दिया, ये सरफेस एरिया ही बहुत छोटा एस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया वेक्टर इसे करके डीएस लिखेंगे, इसे करके, ये बहुत छोटा सा है, ठीक है ना, इसका एरिया वेक्टर इधर डीएस लिखेंगे। तो एरिया वेक्टर का मतलब समझ में आया, इसमें इसका मतलब एरिया वेक्टर है, इसका मतलब ये छोटा सा एलिमेंट को क्या बोलेंगे हम लोग, डीएस, एरिया एलिमेंट। क्लियर है ये बात, एरिया एलिमेंट बोले तो डीएस, ये समझ में आ गया। एरिया वेक्टर का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। क्लियर है ना, ये सब बात है, ठीक है ना। एरिया वेक्टर समझ में आ रहा है बात, क्या बोले सो, तो एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। स्मॉल सरफेस एरिया रहेगा तो उसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो वेक्टर जो होगा आउटवर्ड होगा, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, सपोज दैट कि ये स्फीयर है ना, स्फीयर है, इसका रेडियस सपोज दैट हमारा आर है, इसे करके, क्लियर। इसका सरफेस एस है, तो एस बराबर इस एरिया ऑफ स्फीयर हम लोग सब जानते हैं कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, इस तरह से, जिसका रेडियस आर है। ये टोटल सरफेस एस है, तो ये छोटा सा एलिमेंट को हम क्या कहेंगे जरा बोलो तो, डीएस। ये देखो काटेंगे ना इसको थोड़ा सा, ये क्या हो जाएगा, डीएस। तो इसका नाम क्या पड़ेगा मालूम है ना, एरिया एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट। और क्या चीज लिखेंगे इसको, बहुत छोटा सा, डीएस से। अब ये देखो ये वाला पार्ट को हम अलग करके आपको बता रहे हैं, इस तरह से हो गया ये डीएस, ये क्या हो गया हमारा, डीएस हो गया इस तरह से। अब ये स्मॉल सरफेस एरिया के वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा। देखो ये इधर जा रहा था ना इसे करके, तो परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा, वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। देखो ये ऐसे करके करेंगे, ठीक है ना, इसको डीएस है तो ये लिखेंगे डीएस वेक्टर, इसे करके। इसका क्या नाम देंगे, एरिया वेक्टर डीएस, नॉर्मल टू द सरफेस। देखो यहां से टेंजेंट अगर डालेंगे तो परपेंडिकुलर निकला कि नहीं निकला, ऑफ कोर्स निकलेगा सर, है ना। और हमेशा आउटवर्ड जा रहा है कि इनवर्ड जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है सर, बाहर की तरफ जाएगा ऑलवेज। क्लियर है ये बात है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर का एग्जांपल हो गया, बताएंगे हम लोग, ठीक है ना, इस तरह का बात है। क्लियर हो गया। सपोज दैट हमारा एक सरफेस है इस तरह से करके ऐसे, ठीक है, ये हमारा एक सरफेस हो गया एस, तो इसका स्मॉल एलिमेंट क्या हो गया, डीएस। इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एरिया एलिमेंट डीएस। इसका एरिया वेक्टर अगर भी हम लोग करेंगे तो कैसे आएगा, ये ऐसे, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्लियर है ये बात, इस तरह का बात होता है। जैसे ये हमारा सरफेस है इस तरह से, ठीक है ना, ये सरफेस है, तो ऐसा ही है हमारा ना, इस तरह से भी, तो क्या हो गया, ये इस तरह से हमारा सरफेस ऐसे, ठीक है ना, ऐसे है। तो ये क्या हो गया, इधर सीधा, एकदम देखो सीधा। और मान के चलो कि इस तरह से ये बन गया हमारा, इस तरह से मान के चलो एरिया वेक्टर, ये झंडा है, किधर जा रहा है, ऊपर। अब इस सरफेस को हम ऐसे ऐसे घुमाते जाए, देखो ये ऐसे है सीधा, अब इसको हम घुमाते जाएं, जैसे जैसे हम इसको घुमाएंगे तो ये एरिया वेक्टर क्या होगा, सीधा नॉर्मल ही रहेगा। ऐसा नहीं कि ये ऐसा ही रहेगा और ऐसे हो जाएगा, नहीं, ये हमेशा ऐसे सीधा है, इस तरह से एरिया वेक्टर का, तो क्या होगा, ये ऑलवेज ऐसे रहेगा, तो ये ऐसे ही जाएगा झंडा, ऐसे सीधा, ऐसे कर देंगे सीधा एरिया वेक्टर ऊपर। क्लियर बात क्या बोल रहे हैं, सो ऐसे रहेगा। ऐसा नहीं कि हम ऐसे कर दिए, सरफेस को झुका दिए और ये ऐसे ही रह गया सीधा आप ही की तरफ, नहीं, ऐसे रहेगा तो ऐसे, समझ ना, ये देख रहे हो ना, ये फर्क हमारा। क्लियर है ना, ये देखो ऐसे हो गया तो ऐसे, ऐसे सीधा रहेगा सीधा, ऐसे रहेगा तो ऐसे, पूरा खड़ा तो पूरा खड़ा, ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, सो समझ में आ रहा है ना, इस तरह का बात है। जैसे मान के चलो कि हमारा ऐसे सरफेस एरिया हो गया, ऐसे देखो रहे हो यहाँ पे, इस तरह से करके ऐसे एस, तो इसका एरिया वेक्टर डीएस इधर है, तो इसका क्या होगा, ऐसे करके इधर जाएगा डीएस, इस तरह से करके, है ना। एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड सर। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, किधर, आउटवर्ड सर, ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन होता है एरिया वेक्टर का, हमेशा आउटवर्ड के तरफ रहेगा। क्लियर है। जैसे मान के चलो यहां से देखो ये सिलिंड्रिकल शेप का है इस तरह से,
सिलेंडर में 3 सरफेस एरिया होता है, आप लोग जानते हैं सबको। एक ऊपर में है ना सर्कल का, नीचे में भी एक सर्कल का, और बीच में कर्व पार्ट वाला। तो इस सरफेस पे भी देखो छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किए, है ना। छोटा सा एलिमेंट को क्या लिखेंगे हम, डीएस लिखेंगे सर, है ना। अब डीएस लिखेंगे और इसको क्या चीज से देंगे, तो इसका एरिया वेक्टर हमेशा सर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑटवर्ड। जैसे ये देखो, ये सिलिंड्रिकल शेप का है ना, ये हमारा पेन जो है वो किस शेप का है बाबू, सिलिंड्रिकल शेप का है। तो यहाँ देखो, ये क्या है, सर्कल। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा जरा बोलो तो। इसमें जब एरिया वेक्टर डालेंगे, देखो ठीक से देखना पेन का, तो यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना, ये देखो गड्ढा दिख रहा है, ये छोटा सा सरफेस एरिया हो गया। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर डालेंगे तो क्या होगा, ये जरा बोलो तो बाहर की तरफ। समझ में आ रहा है बात क्या हो, ये देखो एरिया वेक्टर किधर होगा, ये बाहर की तरफ, इस तरफ। ये ऐसे रहता था, ये आउटवर्ड। इधर नीचे डालेंगे तो इनवर्ड, इधर जाएगा तो ये इस साइड। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं दोस्तों, क्लियर है। इसका एरिया वेक्टर हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज आउटवर्ड। जैसे सपोज दैट ये हमारा एक सिलेंडर है, समझ में आ रहा है बात, ये हमारा एक सिलेंडर है। तो क्या वो सिलेंडर है, तो इसमें 3 सरफेस है, ये ऊपर, ये नीचे, और ये कर्व वाला पार्ट हो गया, है ना। तो मान के चलो ये सरफेस है, तो इसका आउटवर्ड, तो परपेंडिकुलर मतलब या तो सीधे इधर, या तो नीचे ऐसे, या तो फिर ऐसे। तो आउटवर्ड मतलब क्या चीज का एरिया वेक्टर, ऊपर, इसका एरिया वेक्टर नीचे। समझ में आ रहा है बात सबको, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ये डीएस इधर होगा, क्लियर है। इस तरह से एरिया वेक्टर होता है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर एक सरफेस ऐसे कर्व वाला कंसीडर करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा जरा बोलो तो, इधर होगा सीधा डीएस, है ना। इस तरह से ये हो गया एरिया वेक्टर के कारण। ये सब गॉसेस थ्योरम में हम यूज करेंगे, है ना, पहले ही हम बता दे रहे हैं आपको इस तरह से। ये एरिया वेक्टर सपोज दैट ये बहुत स्मॉल एलिमेंट है, तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इससे डीएस हो जाएगा इधर। या स्मॉल एलिमेंट है तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इसे करके डीएस स्क्वायर ये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, तो इसका परपेंडिकुलर इधर हो जाएगा, तो डीएस ये हो जाएगा। इस तरह से एरिया वेक्टर का कहानी है, ठीक है ना। ये सब क्या बोलते हैं, हमको एरिया वेक्टर के बारे में बता रहे हैं हम। एरिया वेक्टर का यूनिट क्या होगा, तो एरिया ही है, तो उसका क्या होगा, स्क्वायर, है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी बोलना होगा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो अब मान के चलो एरिया वेक्टर क्या बताएं हम आपको, एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है, आउटवर्ड के इनवर्ड, तो आउटवर्ड। जैसे मान के चलो ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया है, मान के चलो एस से लिखते हैं। स्मॉल एरिया को क्या चीज लिखे हम, एस से ही लिखे। स्मॉल एरिया को डीएस से लिखते हैं, लेकिन मान के चलो एस ही से लिखे तो कयामत आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है ना। इसे करके ये एस से लिखे, तो इसका क्या होगा एरिया वेक्टर, इसे करके एकदम फिक्स कर दिए इसको। तो ये देखो इसे आउटवर्ड जा रहा है इधर, समझ में आ रहा है बात क्या, आउटवर्ड जा रहा है इसे। अगर ऐसे रहेगा तो ये ऊपर, ऐसे रहेगा तो इधर, ऐसे रहेगा तो इधर नीचे। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह से बात है, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। हम मान के चलो एरिया वेक्टर इस तरह से है, ठीक है ना। और 3 हम अब देखो एक्स वाई जेड प्लेन में रखेंगे तो क्या होगा। सपोज दैट हम लोग सब जानते हैं एक्स वाई जेड वाला प्लेन तो जानते हैं बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट ऐसे करके इस तरह से है। ये क्या है जरा बोलो तो, आप सब जान रहे होंगे इस तरह से, है ना। ये क्या है, एक कौन सा है, वाई, देख रहे हो ना। ये क्या है, ये दिख रहा है ना पेन आपको, एक पेन ये भी है, देख लो ठीक से, है ना, काला नहीं दिख रहा है। ये एक्स इधर जा रहा है, ये वाई ऊपर है, ये जेड है। अब हम बोल रहे हैं कि एक एरिया लाएं, है ना, एक सरफेस एरिया लाएं। देखो ये सरफेस एरिया है ना एस, ये है एक्स, ये वाई और ये जेड, और ऐसे करके रख दिए इसको। बताओ कौन सा सरफेस पे रखे इसको पैरेलल, कौन सरफेस का, एक्स वाई जेड है ना, एक्स वाई जेड है ये। तो कौन से प्लेन में रखे, एक्स जेड प्लेन पे, देख रहे हो ना, रखा हुआ है ना। ये कौन से पे, एक्स इधर गया, समझ में आ रहा है, जेड इधर आया और वाई इधर गया। तो ये कौन सा प्लेन पे रखा हुआ है, एक्स जेड पे रखा हुआ है। अब इस पे एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका सरफेस का एरिया, देख रहे हो ना, ये है ना। तो एरिया वेक्टर हमेशा इसे नॉर्मल होता है, इसे तो इसे लाए तो इसे हो गया, देख रहे हो ये सब कुछ इस तरह से है इसे। तो बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो ये एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर। तो अगर यदि ये सरफेस, अगर ये सरफेस किस प्लेन पे रखा हुआ है जरा बोलो तो, एक्स, देख रहे हो ना, ये क्या है एक्स,
वाई और ये क्या है जेड, देख रहे हो भैया, एक्स वाई जेड, तो जेड एक्स में रखा हुआ, एक्स वाई जेड, तो एक्स जेड में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड के इनवर्ड, तो सर आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब एक्स की तरफ, नहीं सॉरी एक्स जेड में रखा हुआ है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस वाई की तरफ, क्लियर है ना। एक्स जेड सरफेस में रखा हुआ है, एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड एक्स जेड प्लेन पे रखा हुआ है ये सरफेस, इस तरह से पैरेलल उसके, तो क्या होगा इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, पैरेलल में एक्स जेड के, तो परपेंडिकुलर किसका होगा, वाई एक्सिस के, किसका होगा वाई एक्सिस के। अगर यही मान के चलो कि एक्स वाई प्लेन पे रख दिए इसे करके, कौन से प्लेन पे रख दिए भैया, एक्स वाई प्लेन पे रख दिए, एक्स वाई प्लेन पे ये रखे, एक्स वाई पे देख रहे हो ना इसे, ये कौन सा है जरा बोलो तो, ये क्या सा है, ये है एक्स, और ये ऊपर वाला क्या है वाई और ये जेड, और हम बोल रहे हैं क्या चे एक्स वाई प्लेन पे इसे करके रख दिए, इसे एक्स वाई प्लेन पे हो गया ये एक्स वाई जेड, तो इसका किधर होगा जरा बोलो तो, जेड एक्सिस के अलोंग होगा इसका एरिया वेक्टर, मतलब एक्स वाई प्लेन पे रखे रहेंगे तो उसका एरिया वेक्टर जेड के तरफ, मतलब जो जिन दो प्लेन में रखे रहेंगे पैरेलल में उसके अलोंग, तो थर्ड वाला के तरफ होगा कौन एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो जैसे मैं सपोज दैट यहां से इस तरह से है, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, और बोल दिया हमको कि एक एरिया वेक्टर है जो कहाँ पे रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है ना, ये एक एरिया है, एरिया देख रहे हो ना, एरिया है, इसका लेंथ है एल और ब्रेथ है बी, क्लियर है, तो इसका एरिया क्या होगा जरा बोलो तो, एल इंटू क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा, है ना। ये कौन से प्लेन में रखा हुआ है जरा बोलो तो, एक्स जेड प्लेन पे, बताया था ना, ऐसे करके हो गया, कौन कौन सा हो गया देखो तो, ये हो गया एक्स वाई और ये क्या हो गया जेड, और एक्स जेड प्लेन पे रखा हुआ इस पे, तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर होगा इस तरह से करके, देख रहे हो एक्स जेड पे, है ना, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। सपोज दैट इस तरह से है ये एक्स वाई और ये क्या है जेड, ऐसे करके एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड ऐसे करके एक्स वाई जेड, और रखा हुआ किस में है एक्स जेड में, एक्स जेड में ऐसे करके रख दिए इसको, तो इसका एरिया वेक्टर किसके होगा, वाई की तरफ पैरेलल होगा, क्लियर है बात क्या हो रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा जरा बोलो तो, इस तरह से ऐसे होगा, ऐसे, है ना, तो एरिया को ए से ही लिखे, तो इसको क्या लिखेंगे ऐसे करके, ए वेक्टर लिख दो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके लिखो, क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं। सो उसके तरफ है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एक्स के तरफ आई कैप, वाई के तरफ जे कैप, और जेड के तरफ कौन सा कैप, के कैप, तो वेक्टर है, तो बताए थे ना कि डीएस वेक्टर आता था इसे करके, तो डीएस इंटू एन कैप लिखते थे इसे करके, तो डीएस तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया एल इंटू बी, तो एल बी हो गया इसे करके, और डायरेक्शन किधर देंगे ऊपर है, तो जे कैप की तरफ, क्लियर हो गया, इस तरह से होता है, समझ में आ रहा है बात, ऐसे होता है हमारा। सपोज दैट इस तरह से है ये एक्स, ये वाई और ये जेड हो गया, और बोलता है एक्स वाई प्लेन पे रखा हुआ है, ये एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, असल में ये जेड जो है ना सो बाहर की तरफ आ रहा है, आपको मालूम है ना कि नहीं मालूम है, असल में ये जो है सो एक्स वाई ऐसे करके है, और असली में ये जेड है सो कहाँ है, इधर है बाहर की तरफ, देख रहे हो ना, ये जेड जो है सो कहाँ है, बाहर की तरफ है, ये जेड जो एक्स, इधर ये गया एक्स, ये गया वाई, और ये किधर आया जेड, तो असल में ये जेड बाहर की तरफ रखा हुआ है किधर, एक्स वाई प्लेन में, इससे एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई में, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है ये, तो देख रहे हो एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लेन में, तो जेड की तरफ, किसकी तरफ, जेड की तरफ, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं सब, इस तरह से है, तो जेड मतलब समझ रहा है इधर, ये असल में इधर नहीं है, ये किधर बना हुआ है, असली में किधर आया हुआ है, ये मान के चलो ए है, स्क्वायर है, इसका एरिया लेंथ है ए, तो इसका भी लेंथ ए, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका जरा बोलो तो, एरिया बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर लिखेंगे ऐसे करके ए, और एरिया वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए स्क्वायर, और ये किधर है जेड डायरेक्शन तरफ, जेड एक्सिस बोले तो के कैप की तरफ ऐसे करके, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इस तरह का बात होता है, समझे, ये बात है हमारा एरिया वेक्टर के बारे में, ठीक है ना। जैसे मैं एरिया वेक्टर
इस तरह से समझ में आ रहा है बात? क्या बोले सो, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों देना रहेगा, है ना। जैसे मैं मान के चलो एक और ऐसे करके है, ये दे दिया है क्वेश्चन 0.5 है, क्या क्वेश्चन में बोला है, ये XYZ है, और बोला कि Z एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, ये किसके अलॉन्ग, नहीं सॉरी Z नहीं, किसके रखा हुआ है, XZ एक्सिस के अलॉन्ग रखा हुआ है, XZ के अलॉन्ग, ठीक है ना। XZ के अलॉन्ग या तो YZ के अलॉन्ग भी रख सकते हैं, चलो XZ के अलॉन्ग रखा हुआ है इस तरह से, तो X ये हुआ और Z इधर है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है ना। XZ के अलॉन्ग रखा हुआ है ऐसे, XZ के अलॉन्ग इस तरह से है। तो ये तो असल में कैसे रखा हुआ है समझ में आ रहा है ना, XYZ, तो X और Z ऐसे रखा हुआ है ना, ऐसे करके XZ को लो, कैसे रखा हुआ है XZ ऐसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर होगा ऐसे करके, है ना ऐसे। अब बोल दिया है ना 0.5 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा 0.5, ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं बनाया ठीक से तो जान लीजिए आप, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, ये एरिया हो जाएगा। लेकिन एरिया वेक्टर करेंगे तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, इसका डायरेक्शन देना पड़ेगा, तो ये x है, ये y की तरफ है और इधर z है, तो y की तरफ कौन सा कैप, j कैप देंगे, तो इधर j कैप देंगे ऐसे करके, तो 0.25 j कैप हो जाएगा इस तरह से करके। क्लियर है? इस तरह से होता है हमारा एरिया वेक्टर के बारे में था ये सब, ठीक है ना, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर के बाद बात कर रहे हैं हम लोग टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लो ऑफ समथिंग, फाई से लिखते हैं, ठीक है ना, फाई से भी लिखेंगे, और मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है तो फिर वहां भी फाई से ही लिखेंगे, तो यहाँ पे फाई ई से लिख सकते हैं आप ऐसे करके, ठीक है ना। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो सपोज दैट, ये देखो, इसे देख रहे हो, ये सबको ये देख रहे हो, एक सरफेस के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, एक सरफेस के थ्रू, है ना, और वो हमेशा क्या रहेगा, क्लोज सरफेस रहेगा, है ना। किसी भी सरफेस के थ्रू हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, और वो सरफेस हमेशा क्या रहेगा, क्लोज सरफेस रहेगा। और उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है सर, तो मान के चलो ये एक सरफेस है, इसे देख रहे हो ना, ये क्या है, एक सरफेस है, और इस सरफेस से देख रहे हो नॉर्मली, जैसे मैं ये इस सरफेस से कैसे बताया आपको हम, इस तरह से, एक मिनट, ये देखो, ये है, ये सरफेस है, देख रहे हो ना, ये सरफेस है ऐसे, और इस सरफेस से देखो ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, देख रहे हो ना, दो लाइन गया ऐसे ऐसे, बहुत सारा ऐसे जाएगा, तो ये गया तो इस सरफेस से पास कर रहा है क्या, ये नहीं पास कर रहा है, ये देखो ऐसे लाइन जा रहा है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब फ्लो, है ना, फ्लक्स का मतलब फ्लो ऑफ समथिंग, ये हाइड्रोडायनेमिक से आया हुआ वर्ड, फ्लो ऑफ समथिंग। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो करेगा। आपको हम बताए ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, पहले भी बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्लो करेगा, उसी का दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी सरफेस से होता है, ठीक है ना। जैसे मान के चलो एक सरफेस रखे ऐसे करके, और ऐसे ऐसे 10 लाइन इससे पास कर गया, काहे, तो देखो यहाँ से मान के चलो एक चार्ज रखे, यहाँ पे प्लस चार्ज रखे, तो प्लस चार्ज रखेंगे तो बताओ यार, प्लस चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा लाइन से निकलेगा कि नहीं निकलेगा सर, एकदम निकलेगा सर, ऐसे करके। तो जितने सारे लाइंस इस सरफेस से पास करेंगे, नॉर्मली याद रखना, कैसे, नॉर्मली याद रखना ऑलवेज, है ना, ऐसे करके गया, ऐसे करके इस तरह से जा रहा है। और नॉर्मली नहीं भी रहेगा, ये देखो, अब बोलेगा सर ये एक नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल दिख रहा है, ये नॉर्मल नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल नहीं दिख रहा है तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। जैसे आप जानते हो ना कि ऐसे करके सपोज दैट इस तरह का सरफेस रहेगा, ऐसे जा रहा है लाइन, है ना, तो नॉर्मल तो ऐसे होगा ना, ये तोड़ेंगे, ये ई हो गया, तो इधर क्या लेंगे, ई कॉस क्या लेंगे, थीटा लेंगे, तो ये तो नॉर्मल ही हुआ ना, ऐसे करके। तो नॉर्मली ऑलवेज लेंगे, नॉर्मली, समझ में आ रहा है, परपेंडिकुलरली बोलना बहुत मस्ट है, ठीक है ना। तो इस सरफेस से कितने सारे लाइंस जा रहे हैं अगर बोलो तो, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे कि इस सरफेस से जो लिंक है, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो कितना है, 4 मतलब टोटल। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज डिफाइंड एज द क्या चीज,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे मान लो ये है, इसे करके अब इससे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक, यहां से मान लो चार्ज रखनी है तो बहुत सारा लाइंस इधर इधर निकलने लगेगा, देख रहे हो ना। तो यहाँ पे एक सरफेस रखनी है, तो इस सरफेस से कितने सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे नॉर्मली, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किस सरफेस का? इस सरफेस का। एक और यहाँ पे छोटा सा सरफेस रख देंगे, सपोज दैट अब की बार यहाँ से एक और छोटा सा सरफेस रख देते, तो यहाँ पे कम होता कि ज्यादा होता? तो कम होता, कम होता, ऑब्वियसली क्या होता? कम होता। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे रखे तो यहाँ पे 10 लाइन घुसेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? कम रहता इससे, है ना, इस तरह से। तो इसका सरफेस, इसका फ्लक्स कहलाता हो, मान लो इसे 2 ही लाइन पास होता है, इससे रखे यहाँ पे 2 ही लाइन पास हो रहा है, तो इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 2। लेकिन इसके थ्रू कितना हुआ? मान के चलो ये कितना दिया हुआ है? 4। इसका मतलब अलग अलग सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स अलग अलग होगा, मतलब अलग अलग सरफेस से डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। ऑब्वियस है यार, एक क्लोज बंद दरवाजा है, उससे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को पास करवा दे, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्रॉसिंग द डोर इज नोन एज क्या चीज? स्टूडेंट फ्लक्स थ्रू दैट डोर। समझ में आ रहा है? उस दरवाजे से पास होने वाले जितने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो क्या कहलाएंगे? स्टूडेंट फ्लक्स। किसका? उस दरवाजे से लिंक हुआ, उस दरवाजा का स्टूडेंट फ्लक्स कितना है। समझ में आ रहा है? मतलब उससे पास होने का टोटल नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट पास होते हैं। तो अलग अलग सरफेस का अलग अलग होता है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू एनी क्लोज सरफेस। समझ में आ रहा है बात क्या बोले? सो ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोले डिफिनेशन जरा बोलो तो? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग किस प्रकार से? नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस, है ना, इज नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ किसका? दैट सरफेस। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला तो कि लाइंस कितने सारे पास होने चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और दूसरा क्या होना चाहिए? एक सरफेस एरिया होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिना सरफेस का कैसे फ्लक्स होगा? नहीं होगा। फ्लक्स होने के लिए किसी सरफेस से पास होना चाहिए। क्लियर है? ये ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा है, ये देखो, तो ये लाइन नहीं जा रहा है इससे, ये लाइन भी सरफेस से पास नहीं हो रहा है, तो इस सरफेस के लिए ये और ये फ्लक्स में काउंट नहीं होगा। कितना होगा? 1 2 3 4 बस। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन क्या होता है? समझ में आया? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E इंटू एस। ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस। कौन सा सरफेस? एस सरफेस से। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? कौन सा सरफेस से? एस सरफेस से। अब मान लो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट डाल दिए ऐसे करके, बहुत छोटा सा एलिमेंट, तो इसको एस बोलेंगे कि डीएस बोलेंगे? जरा बोलो तो। डीएस बोलेंगे सर इसको। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर ही ना होगा, तो इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे? डीएस वेक्टर इसे बोलेंगे। तो एस सरफेस से फ्लक्स हो गया कितना? जरा बोलो तो फाइव। एस सरफेस से फ्लक्स हो गया 5। तो डीएस सरफेस से अगर हम फ्लक्स बोलेंगे तो कितना बोलेंगे? D5। तो D5 बराबर क्या हो जाएगा? E इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? DS। याद रखेंगे ऐसे करके है। तो ये क्या है? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस कौन सा है? DS। लिंक्ड विद सरफेस DS। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद सरफेस कौन सा है? DS, है ना। ये क्या है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस कौन सा है? S। ये फ्लक्स कौन सा है? DS से कितना पास हो रहा है? 1 ठो मान के चलो, तो 1 ही हो गया इसका। हाँ, टोटल से कितने पास हो रहे हो? तो ये इस तरह से होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। क्या है? ये डेफिनेशन है, ठीक है ना। फ्लक्स बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है सो क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। मतलब फ्लक्स का ये डेफिनेशन हो गया, ठीक है ना। क्या फ्लक्स का डेफिनेशन लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज्ड सरफेस। याद रखना, खुला सरफेस का फ्लक्स नहीं निकालेंगे हम। जब भी निकालेंगे तो कौन सरफेस का? क्लोज सरफेस का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद, और खुला सरफेस अगर रह गया तो पहले हमको उसको इमेजिनरी सरफेस एक लेंगे और उससे ढकेंगे उसको। समझ में आ रहा है? और उसको क्लोज बनाएंगे। ठीक है बात क्या बोल रहे हैं? सो आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम, ठीक है ना। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले देख लेते हैं ये, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम बता रहे थे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में क्या बताएं हम कि टोटल नंबर ऑफ क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
क्रॉसिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस। और कैसे क्रॉस करना चाहिए? नॉर्मली। नॉर्मल वर्ड एकदम ध्यान रखना है, नहीं लिखेंगे डेफिनेशन अधूरा है। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो नॉर्मली क्लियर है। ये टोटल इलेक्ट्रिक क्या हो गया? ये हमारा फ्लक्स के बारे में हुआ। क्लियर। अब चलो देखो यहां से यूनिट ऑफ फ्लक्स क्या होगा? यूनिट ऑफ क्या चाहिए? फ्लक्स, फाई, है ना। तो ये फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? ई इंटू क्या लिखेंगे? एस एरिया। ई बराबर क्या होता है? फोर्स बाय चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स बाय चार्ज इंटू एरिया। फोर्स का होता है न्यूटन और इसका चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर हो गया, तो इसका क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे कूलम, ए पर कूलम हो गया। अच्छा, इसको और भी हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, एक न्यूटन मीटर इंटू क्या हो गया? मीटर पर कूलम। और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो जूल मीटर पर कूलम भी हो गया, ये भी यूनिट हो गया, ये भी यूनिट हो गया। अच्छा, जूल पर कूलम पोटेंशियल का जानते हैं ना? पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज, तो वर्क का होता है जूल, चार्ज का कूलम, तो हो गया ये जूल पर कूलम। इसी को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट। तो इसका मतलब जूल पर कूलम को वोल्ट बोलते हैं, तो वोल्ट क्या हो गया? मीटर। तो तीन यूनिट हो गया हमारा। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो डायमेंशन क्या हो गया जरा बोलो तो? डायमेंशंस क्या हो गया हमारा? तो इसका क्या हो गया? फ्लक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ बाय चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और इनटू एरिया इसे हो गया। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी माइनस क्या हो गया? 2, एरिया का क्या हो गया? एल स्क्वायर, और इसका क्या हो गया? चार्ज का ए टी हो गया। इस तरह से कितना हो गया? एम एल क्यूब टी का पावर -3 ए टू द पावर -1 हो गया। डायमेंशन हो गया। अभी हम जोर देके एक वर्ड बता रहे थे कि नॉर्मली बोलना है मुझे। क्या बोले थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डिफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ एनी क्लोज सरफेस इज डिफाइंड एज द क्या चाहिए? जिसको डिफिनेशन लिखना होगा लिख लेना। इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली थ्रू दैट सरफेस। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मल नहीं रहेगा, क्रॉस करेगा नहीं, तब, है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, मतलब समझ में आ रहा है ना? इस सरफेस के क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। देख रहे हो ना? सरफेस के परपेंडिकुलर पास करना चाहिए। अच्छा, पता है आपको, मान के चलो ये सरफेस है इसे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? इधर होगा कि नहीं होगा? इसे देखो, ये सरफेस है, एरिया वेक्टर इसका इधर गया परपेंडिकुलर। और हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होना चाहिए फ्लक्स के लिए? सीधा। सीधा कैसे? समझ में आ रहा है ना? सीधा मतलब कैसे? सीधा मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली, ऐसे नॉर्मली, मतलब सरफेस के नॉर्मल पास करना चाहिए। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नॉर्मल पास किया और मान के चलो इधर निकल गया, तो ये देखो निकल गया, ऐसे ही ना निकला जी, सेम डायरेक्शन, ऐसे देख रहे हो ना? ऐसे है। हम इधर से बोल रहे हैं कि इसे नॉर्मल पास किया, देखो क्या पास किया? इसे नॉर्मल पास किया, इसे, ठीक है ना? सरफेस के नॉर्मल, तो ये निकल जाएगा, तो क्या होगा जरा बोलो तो? ऐसे हो जाएगा, देख रहे हो ना? ये सीधा हो जाएगा, मतलब एरिया वेक्टर के सेम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का दो बात बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए? सरफेस के नॉर्मली होना चाहिए। क्या बोले हम? समझ में आ रहा है ना? सरफेस के नॉर्मली। और जब सरफेस के नॉर्मली होगा तो ऐसे निकलेगा, तो ये भी तो सरफेस के नॉर्मली निकल रहा है, तो सरफेस के ये नॉर्मल है, और एरिया वेक्टर भी तो सरफेस के नॉर्मल है ये। इसका मतलब सरफेस के नॉर्मल ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों आपस में क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्लियर है क्या बोले? सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के ऐसे नॉर्मली है, तो फाड़ के ऐसे निकला, तो सरफेस से नॉर्मली निकला, और ये एरिया वेक्टर भी नॉर्मली है, तो ये दोनों क्या बोलेंगे हम? सेम डायरेक्शन में। ये दोनों देखो तो क्या चाहिए? सेम डायरेक्शन में। मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए? पैरेलल। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए क्या कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, पैरेलल, मतलब ऐसे। और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों आपस में, एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर होना चाहिए, या तो फिर दोनों क्या होना चाहिए? सरफेस के परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होना चाहिए? ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होना, आपस में नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के, है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर हम क्या बोल रहे हैं? दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही होता है। इसका मतलब क्या है?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली जितना पास करेगा, नॉर्मली मतलब एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली गया, ऐसे गया, नॉर्मली गया तो पास करके निकल गया, नॉर्मली में पास करके निकल गया, देखो है ना, तो पास करके निकल गया तो एरिया वेक्टर के तो सेम निकला डायरेक्शन में ना, तो बोलेंगे सरफेस के नॉर्मल था लेकिन एरिया वेक्टर के सेम। कैसे हो गया सेम? क्योंकि एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर था नॉर्मल, ये भी परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है कि एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या हो गया? पैरेलल। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो ये बात है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है इसे, एरिया वेक्टर तो हमेशा सरफेस के क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है इसे, है ना। इस तरह से सरफेस है, मान के चलो इसे सरफेस है ये, तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी गया परपेंडिकुलर, तो क्या हुआ? ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, ये दोनों क्या हो गया? सेम डायरेक्शन। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन, पैरेलल। और बोल सकते हैं कि दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो ऐसे करें, सपोज दैट हमारा ये है एरिया वेक्टर, इस बार हमारा इस तरह से करके एरिया है इसे, ठीक है ना, इससे करके हमारा ये एरिया है, ठीक है, ऐसे एस, तो ये स्मॉल सरफेस एरिया कौन सा हो गया? डीएस हो गया। ये एरिया वेक्टर हमारा इधर ऐसे करके डीएस, ये क्या हो गया हमारा? डीएस। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? छोटा वाला को एरिया एलिमेंट, इसको एरिया एलिमेंट। अब मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करो, देख रहे हो ना, ऐसे ऐसे देख रहे हो ना, ये ऐसे पास कर रहा है, तो बोलो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल है सरफेस का? नहीं, तो कैसा है यहाँ मालूम है? सरफेस ऐसे है, सरफेस आपका ऐसे, सरफेस ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहा है, ऐसे, और निकल रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऐसे जाता और ऐसे रहता तब ना परपेंडिकुलर, जा रहा है ऐसे और निकल रहा है ऐसे, तो नहीं ना हुआ परपेंडिकुलर, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस बार ऐसे जा रहा है, देख रहे हो ना, एरिया वेक्टर ऐसे है सीधा, ऐसे है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे घुसा और यहाँ से निकल गया, ऐसे निकल रहा है, देख रहे हो ना। एरिया वेक्टर ऐसे सीधा है, ऐसे देख रहे हो, ऐसे एरिया वेक्टर सीधा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है? ऐसे निकल रहा है, देख रहे हो, इधर गया ऐसे, ठीक है ना। एरिया वेक्टर ऐसे सीधा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे जा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकला, ऐसे देख रहे हो ना, ऐसे। तो ये दोनों के बीच में आपस में देखो ये वाला कुछ एंगल बना कि नहीं बना? ये दोनों के बीच में आपस में कुछ क्या बना? एंगल बना, इस तरह से करके। क्लियर है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये तो परपेंडिकुलर नहीं है, ये सब जानते हैं, ये तो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, तो हम बोले ना इसको कंपोनेंट तोड़ेंगे, ये दोनों का बीच का एंगल कितना है? थीटा है ना। तो इस तरह से हम कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इधर हो जाएगा ई साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट, एक इधर और एक इधर, तो ये क्या हो गया जरा बोलो तो यहां से ई कॉस थीटा। अब बोलो ई कॉस थीटा, अब बोलो ई है सो ऐसे जा रहा था, लेकिन ई कॉस थीटा जो है सो क्या हो गया? इसके नॉर्मल जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा अब की बार? जरा बोलो तो ये टोटल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई, लेकिन स्मॉल सरफेस से फ्लक्स क्या चाहिए? डी फाई। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा जरा बोलो तो? स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, वही ना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू क्या चाहिए? एरिया। लेकिन बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में दोनों में क्या कंडीशन है? कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में दोनों में एक कंडीशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस का और एरिया भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, एरिया वेक्टर। मतलब क्या समझे यहाँ से कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में दिए, तो फ्लक्स बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे? ये नहीं, ई कॉस थीटा। काहे लेंगे ई कॉस थीटा? क्योंकि ई कॉस थीटा ही सरफेस के परपेंडिकुलर है, या तो ई कॉस थीटा ही एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? डीएस। क्लियर है? इस तरह से होगा, क्लियर है? इस तरह से यहाँ से क्या लिखेंगे हम? ई डीएस कॉस थीटा, और डॉट प्रोडक्ट में ही तो कॉस आता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसको ऐसे लिखा रहेगा तो वापस इसे लिखेंगे ना, यहाँ रहेगा ई डीएस कॉस थीटा, ऐसे करके। तो इसको क्या लिखेंगे हम? ई डॉट डीएस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या हो गया यहाँ से? ई डॉट डीएस। स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस है, पूरे के नहीं, स्मॉल एरिया एलिमेंट कौन सा? डीएस के, स्मॉल एरिया एलिमेंट डीएस के थ्रू पास करने वाला ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये, ठीक है ना। स्मॉल है तो टोटल के लिए बोलो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा ऐसा छोटा छोटा डीएस डीएस होगा,
तो बहुत सारा ऐसा ऐसा फ्लक्स होगा डी फाई, और टोटल के लिए फाई निकालेंगे टोटल के लिए, तो क्या करना पड़ेगा, इंट्रीगेट कर देंगे। तो ई डॉट डीएस को क्या कर देंगे, इंट्रीगेट। तो इसको क्या पढ़ेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो यहाँ पे एक और वर्ड सीखो, ये क्लोज सरफेस एस है ना, यहाँ बोलेगा थ्रू एनी क्लोज सरफेस एस। उसको बोलेगा सर क्लोज सरफेस तो समझ में आया, लेकिन ये पूरा गोल तो नहीं है, तो गोल काहे लिखे, तो गोल का मतलब ये क्लोज सरफेस, इसको क्या पढ़ते हैं, ये इंट्रीगेशन हो गया, तो ये हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन कौन से सरफेस से, तो ये गोल दिए तो इसका मतलब हो गया क्लोज सरफेस। ये क्या बता रहा है, गोल वाला रिप्रेजेंट क्लोज सरफेस, और उस क्लोज सरफेस का नाम क्या है, एस, इसलिए हम दिए नाम इसका क्या चीज, एस। दिस इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, और इस क्लोज सरफेस को एस, देखो क्या पढ़ रहे हैं, समझो बात को, फाइव बराबर क्या चीज को पढ़ते हैं, टोटल, इंटीग्रेशन जैसे ही मारे तो हो गया टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस। कौन सा है, क्लोज सरफेस हो गया एस, ऐसे करके हो गया, क्लियर है। तो क्या देखे यहां से कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ना, सो डॉट प्रोडक्ट होता है, किसका किसका डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसका, एरिया का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एरिया का क्या चीज, एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का और एरिया वेक्टर का क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, कौन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। क्लियर है बात, क्या बोल रहे हैं, सो यहां तक समझ में आ गया आपको, है ना। क्या क्या देखे यहां से जरा बोलो यार, एक टॉपिक बताया था ना कि एरिया वेक्टर अगर एरिया एक्स वाई प्लेन के अलॉन्ग रखा रहेगा तो उसका एरिया वेक्टर जेड एक्सिस की तरफ, मतलब किसी भी दो एक्सिस के अलॉन्ग रखा रहेगा तो उसका एरिया वेक्टर थर्ड एक्सिस की तरफ होगा। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं, इस तरह से है, ये समझ में आ गया आपको, ऐसे हो गया ये। इसका स्पेशल केसेस डिस्कस करो तो आप पहला में, है ना। अच्छा थीटा क्या था मालूम है ना, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का एंगल, एंगल बिटवीन किसके किसके बीच का, ई एंड डीएस के बीच का, ई एंड डीएस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं, सो मान के चलो ऐसे करके ये एरिया है, देख रहे हो ना, ऐसे देख रहे हो एरिया ऐसे है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर ऐसे करके होगा। और मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर ही जा रहा है, इसे उधर ही जा रहा है, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से उधर ही जा रहा है इसे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सो सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, सरफेस के क्या है बॉस, परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, या तो बोलेंगे एरिया वेक्टर के पैरेलल, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही हो गया इसे, देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही हो गया इधर, और एरिया वेक्टर भी सेम, देखो ये गड़बड़ा रहा है, सेम ही है इसे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उधर ही जा रहा है और एरिया वेक्टर भी उधर ही, मतलब दोनों सरफेस के नॉर्मल है, या तो बोलेंगे दोनों आपस में पैरेलल है, या तो दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है बात, क्या बोल रहे हैं, सो तब थीटा क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री मान के चलिए, यदि स्पेशल केस है। इसका मतलब क्या है, दैट इज, जरा बोलो तो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना लाइंस, वो परपेंडिकुलर टू द क्या चीज, सरफेस बोलेंगे, है ना। और क्या बोलेंगे यहां से कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस वेक्टर एरिया वेक्टर है ना, आपस में आर क्या है, पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच, आपस में पैरेलल है, आपस में पैरेलल है दोनों, लेकिन सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर। क्या बोले, इसे समझ में आ रहा है, ये एरिया वेक्टर है, इसे तो एरिया वेक्टर है, तो एरिया है ये, तो एरिया वेक्टर इधर गया, तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सरफेस के परपेंडिकुलर गया, तो ऐसे गया दोनों, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर है, लिखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी सरफेस के परपेंडिकुलर है और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर होता ही है, या तो दोनों आपस में पैरेलल टू ईच अदर हो गया, ऐसे करके हो गया। तब इस केस में बोलो ऐसे रखा रहेगा, आप ही सोचो ना, ऐसे रखा रहेगा ऐसे, तो लाइन कितना पास करेगा, जरा बोलो तो, ऐसे रखा रहेगा तो एक लाइन ऐसे ऐसे हर जगह से लाइन पास कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देन फाई बराबर क्या हो जाएगा, जरा बोलो तो, ई डी एस कॉस थीटा हो जाएगा ना ये, और कॉस थीटा का 0 डिग्री और कॉस 0 में मैक्सिमम होता है ना, इसलिए फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा। क्या पास करेगा, जरा बोलो तो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, विल पास थ्रू द सरफेस। ये तो ऐसे हो गया, मैथ से हो गया, विल पास थ्रू द सरफेस। कैसे देखो आप, ऐसे है, आप ही सोचो ना, लाइन से ऐसे पास कर रहा है इसे,
तो बहुत सारा लाइन पास करेगा इससे, ठीक है ना, मैक्सिमम पास करेगा। लेकिन धीरे धीरे इसका ओरिएंटेशन ऐसे कर देंगे तो कब पास करेगा, अब क्या नहीं करेगा। देखो कैसे करेगा, ये ऐसे था, यहाँ से जा रहा था, इसे देखो जा रहा था ना, अब इसको हम ओरिएंटेशन को ऐसे कर देंगे तो ये तो नहीं ना पास करेगा, इससे नहीं पास करेगा ना, इधर आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो इस तरह का बात है। जैसे मान के चलो सपोज दैट ऐसे सरफेस रखा हुआ है, देख रहे हो ऐसे रखा हुआ है आपका, है ना, ऐसे, तो इसमें बहुत सारा लाइन पास करेगा, सीधा रहेगा, इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इधर, इसका एरिया वेक्टर सीधे बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सीधे जा रहा है तो सीधे पास करेगा, तो बहुत सारा पास कर जाएगा। कितना सारा पास करेगा जरा बोलो तो, यहाँ से मान के चलो इस तरह से है तो कितने सारे लाइंस पास करेंगे, इससे रखा हुआ है, यहाँ पास करेगा, ई बिल्कुल पास करेगा सर, ई पास करेगा, 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 देख रहे हो सब पास करेगा, यहाँ से सब जगह से पास करेगा ये, है ना, सब जगह से पास करेगा ये, हर जगह से पास करेगा, मैक्सिमम पास करेगा। लेकिन देखो इसको धीरे धीरे ऐसे करते गए, ऐसे करते गए, तो यहाँ वाला तो अब जो जा रहा था ऐसे करके, देखो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे देखो ऐसे गया, ऐसे ऐसे गया, तो अब ऐसे से धीरे धीरे ओरिएंटेशन चेंज करने लगे, तो क्या हुआ, यहाँ वाला तो निकल जाएगा, तो सरफेस से नहीं ना पास किया, तो ऐसे ऐसे इसका मतलब क्या है कि इस तरह से करते करते जाएंगे तो घटाने लगेंगे कैसे, और ऐसे कर देंगे तो बताओ एरिया वेक्टर तो इसका नॉर्मल हो गया, एरिया वेक्टर क्या होगा, नॉर्मल हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही ना जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे ऐसे चला गया, ऐसे एरिया वेक्टर का ओरिएंटेशन नीचे कर दिया इसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधा रह गया, ऐसे ही रह गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सीधे चला गया। तो अब बताओ एरिया वेक्टर नीचे हो गया ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर बोले ना हमेशा झंडा होता है, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा गड़ा हुआ ऐसे, ठीक है ना, एरिया वेक्टर का ऐसे, ये ऐसे हो गया तो ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे हो गया ये, तो ऐसे जा रहा है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रहा है, ऐसे करके एरिया वेक्टर हो गया नीचे, तो दोनों के बीच में आपस में कितना डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री। और हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना वो सरफेस के पैरेलल हो गया, सरफेस के पैरेलल हो गया, देखो ना, तो यहाँ वाला लाइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ वाला लाइन नीचे चला जाएगा, और ये वाला तो इसे टकरा जाएगा, वापस आ गया, तो एक भी लाइन पास करेगा, यहाँ वाला ऊपर, यहाँ वाला ऐसे, और ये वाला टकरा गया, तो एक भी नहीं, ऐसे रहेगा तो एक दो पास कर सकता है, ऐसे रहेगा तो और पास करेगा, ऐसे रहेगा पूरा पास करेगा, ऐसे रहेगा तो एक भी नहीं करेगा। इसका मतलब समझ में आया कि अगर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू द सरफेस था तो मैक्सिमम लाइंस पास हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल हो जाए, सरफेस के पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर के क्या चीज, सरफेस के पैरेलल मतलब एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या हो जाएगा, एक भी लाइन पास नहीं करेगा। याद रखना, ये बहुत बड़ा बात हम बता रहे हैं, याद रखना आप लोग, क्या बता रहे हैं हम, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रहा है, सरफेस के पैरेलल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा तो एक भी लाइन पास नहीं करेगा। हाँ ऐसे चार्ज है ना, ऐसे करके ऐसे यहाँ पे रखा हुआ एक लाइन, ऐसे आएगा तो पास करेगा, लेकिन ऐसे जाएगा तो एक भी लाइन पास नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं। सो तो ये हो गया सेकंड केस। तो सेकंड केस में बोले कि मान के चलो सरफेस ऐसे करके एरिया वेक्टर ऐसे है ना, आपकी बार एरिया वेक्टर इधर नीचे कर दिए, नीचे समझ में आ रहा है ना बात क्या बोल रहे हैं। सो ये कागज जो ऐसे था ना, ऐसे ये कागज ऐसे था, ऐसे कर दिए थे, नीचे हो गया एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उधर ही जा रहा है ऐसे करके, है ना, तो दोनों के बीच में कितना डिग्री एंगल बन गया, 90 डिग्री में एंगल बन गया। हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के पैरेलल है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, ये सरफेस के पैरेलल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के पैरेलल है, और एरिया वेक्टर कहाँ है, नीचे की तरफ ऐसे है, एरिया वेक्टर नीचे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू द किसका, सरफेस का है, ठीक है ना। थीटा बराबर कितना डिग्री है, 90 डिग्री में। और हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से सरफेस के पैरेलल, एरिया फैक्टर नीचे, तो दोनों में आपस में कितना डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल सर। और क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है परपेंडिकुलर टू किसका है, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। याद रखना, एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है सरफेस के पैरेलल, सरफेस के पैरेलल और एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। देन एक भी लाइन पास करेगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 होता है, तो फ्लक्स बराबर 0। नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू द सरफेस, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस कितना हो जाएगा, 0, है ना। और अपोजिट हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ऐसे करके अब की बार सरफेस को किधर कर दिए, अब की बार सरफेस को इस साइड कर दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही जा रहा है, सरफेस को इधर कर दिया तो एरिया वेक्टर हो गया इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया इधर, दोनों के बीच में 180 डिग्री हो गया। 180 डिग्री में फ्लक्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, क्योंकि ई डी एस कॉस कितना डिग्री, 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, -1, इसलिए हो गया यहाँ पे माइनस ई डी एस हो गया। ये समझ में आया बात क्या बोले सो, ऐसे हो गया। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है।
क्लियर है ना, इस तरह का बात होता है। ये कहानी किसकी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी है सब। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ में आ रहा है बात, क्या बोले सो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस के नॉर्मली पास करेगा, कैसे नॉर्मली, और सरफेस के पैरेलल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है, या तो दूसरे वर्ड में ऐसे बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम तब होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 डिग्री, तो cos 0 1 हो गया, मैक्सिमम पास करेगा, देख रहे हो। इलेक्ट्रिक, ये हो गया एरिया वेक्टर और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर, नंबर ज्यादा से ज्यादा लाइन निकल जाएगा, 100 50 सब निकल जाएगा। ऐसे करके पैरेलल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे कर देंगे तो एरिया वेक्टर नीचे, सरफेस के पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो जाइए नहीं करेगा एक को इससे, ये तो इधर जा रहा है ना, ऐसे पैरेलल हो गया, एक भी नहीं जाएगा। क्लियर है क्या बोल रहे हैं, इस तरह का बात है। क्लियर, तो ये हमारा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। एक दो नोट करके लिख सकते हैं हम लोग बात। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या है कि डॉट प्रोडक्ट था, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ऑलवेज प्रोडक्ट होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर का, किसका है, एरिया वेक्टर का, याद रखना, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और दोनों क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, याद रखना, दोनों सेम डायरेक्शन में। या तो फिर एंगल दोनों के बीच में बनते रहेगा, क्या बनते रहेगा, दोनों के बीच में एंगल, तो फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, ई डॉट डीएस का, इसे करके लेंगे क्लोज सरफेस का। या तो सिंपली में भी हम बनाना है, डॉट प्रोडक्ट ही ना निकालना है, तो अगर दिया स्मॉल एरिया को डीएस ना लिख के एस से ही लिखे था, ऐसे ही लिख देंगे, दोनों के बीच में एंगल बनेगा तो ऐसे लिखेंगे। और कंपोनेंट के टर्म में दिया रहेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ऐसे करके दिया रहेगा 20 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसे करके दिया रहेगा। और एरिया वेक्टर जो है ना वो दे दिया रहेगा 20 यूनिट है ना, एक स्क्वायर है ना। या तो ऐसे करके एरिया वेक्टर जो है ना ऐसे दिया रहेगा 20 आई कैप, बस एक ही को दे दिया है और कुछ नहीं दिया है, बस इतना ही दिया है। तो इसको हम लोग 0 जे कैप प्लस 0 के कैप लिख सकते हैं इसे करके। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर क्या होगा, ई डॉट ए होता है इसे करके, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, आई वाला के साथ आई वाला प्रोडक्ट होता है। तो 20 इंटू 20 हो गया 400, है ना, आई डॉट आई 1 हो गया प्लस 0 हो गया, तो कितना हो गया 400 यूनिट हो गया। क्लियर है ये बात, इस तरह का बात है, ठीक है ना। ऐसे ये हो गया, समझ में आ रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव का मतलब समझ में आ रहा था ना भी, कि एंगल दोनों के बीच का क्या था, एरिया वेक्टर भी इधर ही था, एरिया वेक्टर भी इधर ही था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही था, इसे एरिया वेक्टर भी इधर ही था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इधर ही जा रहा था, मतलब दोनों 0 डिग्री था, सेम डायरेक्शन था, पॉजिटिव हो गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस को क्या कर रहा है, छोड़ के जा रहा है ना। पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पॉजिटिव का मतलब लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, तो मीनिंग देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट, कमिंग कहां से, आउट फ्रॉम द सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, कमिंग आउट बाहर निकल रहा है सरफेस से, सरफेस से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहा है मतलब पॉजिटिव लेते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव का मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इंटरिंग टू द सरफेस, इंटरिंग टू द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इंटरिंग टू द सरफेस। समझ में आ रहा है, इंटर करेगा तो नेगेटिव, है ना, बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, सो ऐसे होता है। जैसे मान के चलो ये हमारा एक सरफेस है, ऐसे करके, ठीक है ना, काहे होता है वो भी बता देंगे हम। देखो यहाँ से मान के चलो हमारा एक ये क्या है, सरफेस है, ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे करके सरफेस है, ऐसे करके, ये क्यूब वाला सरफेस है, ऐसे करके मान के चलो ये क्यूब है, ऐसे करके ना, ऐसे क्यूब रखा हुआ है हमारा, ऐसे हम बात कर रहे हैं ये वाला सरफेस का केवल, और ये वाला सरफेस का बस, ये दोनों का। तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना बॉस, डीएस, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ना, इसे करके। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर से इधर गया, इसे करके, है ना, तो क्या हुआ जरा बोलो, तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर गया, तो ये दोनों के बीच का सेम डायरेक्शन की अपोजिट, अपोजिट में क्या होगा, 180 डिग्री में फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, इंटरिंग द सरफेस, इंटरिंग द सरफेस। और ये दोनों सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ जरा बोलो तो, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन 0 डिग्री मतलब क्या हो गया, इसे पॉजिटिव हो गया।
तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, नेगेटिव का मतलब इंटरिंग द सरफेस। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का बात होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। जैसे मान लो कि एक सरफेस है, एक सरफेस है ऐसे करके, हमारे पास एक सरफेस है इसे, इसमें बोला 3 लाइंस जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, और यहाँ 5 लाइन निकल रहा है, हो सकता है इसमें चार्ज होगा एडिशनल कुछ भी है, लेकिन 5 लाइन से निकल रहा है, 3 लाइन जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये क्यू है ना, इंटरिंग इनकमिंग जो है ना, इनकमिंग फ्लक्स जो है ना वो कितना हो गया -3, और आउटगोइंग फ्लक्स जो है ना वो +5। तो नेट फ्लक्स जो होगा ना, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे बाहर जा रहा है। नेट याद रखना, केवल बाहर जा रहा है नहीं बोलेंगे, अंदरों भी तो जा रहा है ना। नेट बाहर जा रहा है मतलब पॉजिटिव का मतलब जितना अंदर जा रहा है उससे भी ज्यादा निकल रहा है, तभी ना पॉजिटिव हुआ। समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं? सो ये हमारा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कहानी था। कुछ इस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, समझ में आ रहा है। मान लो कि एक सरफेस से 1000 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है और 2000 वहां से निकल रहा है। इसका मतलब क्या है कि निकल ज्यादा रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा इस तरह से करके। मान लो किसी सरफेस में 2000 इंटर कर रहा है तो -2000 हो गया, और निकल रहा है 1000 तो क्या हो गया, वहां से 1000 प्लस में लेंगे तो फिर भी तो नेट क्या हो गया, माइनस में 1000 हो गया। क्लियर है क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का बात होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो इस तरह का कहानी किसका है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में था ये सब कहानी। जैसे में एक हमारे पास क्वेश्चन है, बोलता है कि एक स्क्वायर है, क्या है, एक स्क्वायर ऑफ साइड कितना है ए, प्लेस रखा हुआ कहां पे है, प्लेस पैरेलल टू किसके, वाई जेड प्लेन के। तो वाई जेड प्लेन के पैरेलल है ना, स्क्वायर ऑफ साइड इतना प्लेस्ड पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, मतलब समझ में आ रहा है ना, वाई जेड प्लेन के पैरेलल का मतलब उसका एरिया वेक्टर किधर होगा, एक्स के तरफ। फिर से हम आपको समझा रहे हैं, इस तरह से है। मान के चलो कि ये हमारा एक स्क्वायर है, ये देख रहे हो ना आप, ये स्क्वायर है इस तरह, और ये एक्स वाई और ये क्या है, जेड ऐसे करके है, एक्स वाई जेड प्लेन है ऐसे करके, एक्स वाई जेड इस तरह है ना, ये एक्स वाई जेड है इस तरह से। और बोला वाई जेड प्लेन में एक्स वाई जेड, तो वाई जेड प्लेन में इसे करके रखा हुआ है। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आउटवर्ड होता है तो ऊपर जाएगा इसका एरिया वेक्टर ऊपर, परपेंडिकुलर सरफेस आउटवर्ड, तो एक्स की तरफ होगा एरिया वेक्टर, एक्स एक्सिस की तरफ होगा तो आई कैप से उसका डायरेक्शन देंगे। क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं? सो रखा हुआ है, समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहे हैं, ये क्या क्या हुआ, रखा हुआ है, ठीक है ना। और एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया गया है वो इतना लगाया गया है, E0 बाय ए इंटू एक्स आई कैप ऐसे करके लगा दिया गया है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी किसके तरफ है, आई के तरफ ही है। बोलता है कैलकुलेट करो फ्लक्स, ठीक है ना, इस तरह से। मतलब जरा इसका फिगर हम बना के दिखाते हैं आपको ऐसे करके, है ना, वाई जेड प्लेन पे रखा हुआ है, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, इस तरह से रखा हुआ है इसे, इस तरह से देख रहे हो ना, इसे रखा हुआ है ये वाई जेड। असल में ये x है, ये y है और ये z है, और ये x जो है सो क्या है, इधर है, इधर, सॉरी z इधर है, इधर। तो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इसे। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा, ये है ना, इस तरह से करके। इसका साइड a है, इसका भी साइड a है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ गया इसका, तो a स्क्वायर और इधर आई कैप की जे कैप, y के तरफ जा रहा है तो j, अच्छा सॉरी y z में ना रखा हुआ है बस, तो इसको z है तो इसको हम y कर देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, इस तरह से है। और ये i कैप इधर होगा। अब बोलेगा सर y z में रखा हुआ है तो क्या होगा सर कि इधर वाला को x ना बोलते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लिखने पे है जो लिखना, इधर z भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना, नाम जैसे दो। तो ये हो गया क्या चीज, y, ये हो गया z और ये हो गया x। कोई जरूरी है थोड़ा, ये हमेशा y ही बोलते हैं, इसको x लिखने तो x हो गया, ये ऊपर जा रहा है ना, तो इस तरह से। और बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई डैश आई कैप, मतलब किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक आई कैप मतलब किधर, ऊपर ही जा रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया ना, इस तरह से करके, बाय ए इंटू क्या चीज एक्स आई कैप, सेम डायरेक्शन में तो दोनों गुना कर देते हैं, है ना, तो एरिया वेक्टर रहेगा तो इसे कर देंगे।
तो फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा जरा बोलो तो, एरिया वेक्टर एस से भी लिख सकते थे, ई डॉट क्या लिखेंगे हम, ए लिखेंगे ऐसे करके, है ना ऐसे, क्या डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है, तो चुपचाप से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ से, एक्स इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे एक कट जाएगा, तो ई नॉट एक्स ए यूनिट हो गया, ये क्लियर है ना, इस तरह का बात है, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। अगला एक और क्वेश्चन बोलता है कि एक स्क्वायर है जिसका साइड है, एक स्क्वायर है जिसका साइड है 0.5 मीटर, क्लियर, एक स्क्वायर है जिसका साइड कितना है 0.5 मीटर, और ये रखा हुआ है कौन से प्लेन में रखा हुआ है सर, ये रखा हुआ है जेड-एक्स प्लेन पे रखा हुआ है, कौन से प्लेन में रखा हुआ है, जेड-एक्स प्लेन पे रखा हुआ है, तो देखो ये जेड-एक्स प्लेन पे रखा हुआ है इसे, है ना, कौन से प्लेन पे रखा हुआ है, जेड-एक्स प्लेन पे रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, वाई की तरफ जाएगा सर, ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, एरिया बराबर 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा ऐसे करके एरिया, और किसके तरफ जा रहा है, तो इधर जा रहा है, तो जे कैप लिख दिया। अब बोलता है इस तरह से है, इस तरह से ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये दे दिया है, और बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना लगा दिए हम, 20 आई कैप लगा दिए इस तरह से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ये भी उधर ही जा रहा है, इसे करके कितना जा रहा है 20 आई कैप हो गया। तो फ्लक्स में क्या करेंगे हम लोग, ई डॉट क्या करेंगे हम लोग, ए से ऐसे कर देंगे, तो 20 इंटू 0.5 इंटू 0.5 जो मल्टीप्लाई करके होगा लिख देंगे इतना यूनिट, क्लियर है क्या बोल रहे हैं, सो इस तरह से होता है, ठीक है, मतलब डॉट प्रोडक्ट मुझे निकालना है, ठीक है ना। केवल यहाँ पे ये बात का ध्यान देना है कि अगर यदि प्लेन जो है सो एक्स वाई के पैरेलल रहेगा, एक्स वाई के एलोंग भी बोल सकते हैं, है ना, या क्या बोलेंगे पैरेलल बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि इसका एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा, एरिया वेक्टर जो होगा वो किसके तरफ होगा जरा बोलो तो, एलोंग किसके तरफ होगा, एक्स वाई के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस होगा। जेड एक्सिस का मतलब है कि जो एरिया होगा उसमें हम क्या लगाएंगे, एरिया कुछ होगा तो उसमें के कैप लगाएंगे, समझ में आ रहा है, के कैप लगाएंगे, याद रखना, एरिया जो साइड दिया रहेगा वो एरिया साइड इंटू साइड कर लेंगे, और वेक्टर के लिए डायरेक्शन के लिए के कैप लगाएंगे। और अगर वाई जेड के एलोंग रखा रहेगा, वाई जेड प्लेन के एलोंग रखा रहेगा ये, है ना, और एलोंग भी बोल सकते हैं और पैरेलल बोलेंगे, तो एरिया वेक्टर जो होगा वो किसके तरफ होगा, एक्स एक्सिस की तरफ, जैसे मैं देखो अभी बोला था ना वाई जेड के एलोंग रखा हुआ है, तो किधर गया एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा ना साइड इंटू साइड करेंगे, मान के चलो साइड ए रहेगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा आई कैप, ऐसे करके, क्लियर है बात क्या बोल रहे हैं सो, ऐसे। और मान लो एक्स जेड के एलोंग रहेगा, एक्स जेड के एलोंग रहेगा, एक्स जेड के एलोंग रहेगा ना, एलोंग या तो क्या बोलेंगे हम पैरेलल बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये बोले एक्स जेड के एलोंग रहेगा तो क्या लिखेंगे, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा कौन, एरिया वेक्टर, मतलब एस बराबर क्या लिखेंगे, एरिया का हो जाएगा साइड इंटू साइड और फिर हो जाएगा जे कैप, ऐसे करके, ठीक है ना, ये बात दिमाग में रखना है, क्लियर है क्या बोल रहे हैं सो। इसको एक बार हम फिर से आपको समझा देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। जैसे मान के चलो ये हमारा क्या है, एक्स वाई है, और एक्स वाई और ये हो गया हमारा जेड, तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, देख रहे हो ना, एक्स एक्स वाई, तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, या तो एक्स वाई के पैरेलल रखा हुआ है ना, ये इस तरह से देख रहे हो ना, तो क्या होगा एरिया वेक्टर, ये देखो तो इधर जेड की तरफ आ रहा है, और वही अगर जेड जेड एक्स के रखा हुआ है तो ये किधर जा रहा है, देखो तो जेड एक्स पे रखा हुआ है, जेड एक्सिस के पैरेलल या एलोंग, तो वाई की तरफ जा रहा है ना, और मान के चलो ये कहाँ रखा हुआ है, जेड वाई की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर उधर जाएगा ना, जेड वाई की तरफ है तो इसका एरिया वेक्टर उधर जाएगा ना, उधर, इसका देख रहे हो ना, ये इस तरह से है, ऐसे है, तो ये क्या है जरा बोलो, तो ये हो गया वाई ये जेड, तो जेड वाई की तरफ रखा हुआ है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स की तरफ परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड, तो गया एक्स की तरफ, क्लियर है, इस तरह का बात होता है, तो ये लिख लीजिए आप लोग।